आज हम अभी तक हमने जो महारस जो वर्ग है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम बता चुके हैं पहले की वीडियोस में। अलग अलग द्रव्य भी बताए हैं। फिर उसका एक कॉमन हमने 3 वीडियो बनाई थी, जिसमें एक में शोधन बताया था, एक में मरण बताया था और एक में सत्वपातन बताया था, जितने भी सब महारस वर्ग के द्रव्य हैं। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ से, उपरस वर्ग। तो उपरस वर्ग जो होते हैं इसमें भी 8 द्रव्य बताए गए हैं, जिसका रसरत्न समुच्चय के 3वें चैप्टर में इसका पहला श्लोक है, जिसमें गंधाश्म गैरिका शीस कांची ताल शिला अंजनम कंकुष्टम चेत्योपरसाश्चाष्टो पारद कर्मणि। तो 8 उपरस बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? गंधक है, गैरिक है, काशीस, स्फटिका, हड़ताल, मनशिला, अंजन और कंकुष्ट। तो अब हम उपरस वर्ग के आगे यही द्रव्य एक एक करके इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा उपरस वर्ग का पहला द्रव्य है गंधक। गंधक जिसे कि हम सल्फर भी कहते हैं, ये सभी जानते होंगे। गंधक जो है देखने में कुछ कुछ इस तरीके का पीले वर्ण का दिखाई देने वाला द्रव्य होता है। इसका काठिन्य 1.5 से 2.5 होता है। ये इसका द्रव्यनांक होता है, क्वाथनांक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 से 2.1 है। एटॉमिक नंबर तो सब जानते हैं 16, और एटॉमिक मास इसका 32.066 होता है। इसके पर्याय क्या है? गंधक है, गंधक पाषाण है, बलि है, बलिवसा, सुलवारी, पामारी, नवनीत और कुष्टारी। ये जो अरि दिया गया, अरि का मतलब होता है शत्रु, यानी कि इन सब का जो शत्रु है। जैसे कि क्या है? शुलवारी, शुल्व यानी कि तांबे को कहते हैं, यानी कि तांबे का अरि। पामारी यानी कि पामा जो खुजली होती है, तो खुजली में ये फायदेमंद होता है, खुजली का दुश्मन हो गया। नवनीत क्योंकि मक्खन की तरह होता है, जब ये सॉफ्ट वो रहता है, कोमल। कुष्टरी यानी कि कुष्ठ का शत्रु हो गया। तो इस तरीके से इसके जो है विभिन्न प्रकार के गंधक के पर्याय इसमें बताए गए हैं। अब अगर भेद की बात की जाए तो भेद इसके जो है रसायनों के मत से इसके 3 भेद माने गए हैं। कौन से हैं? वर्ण के आधार पर है तो रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का और श्वेत वर्ण का, ये 3 वर्ण के बताए गए हैं। इनमें से जो रक्त वर्ण का है यही उत्तम बताया गया है, पीत वर्ण का मध्यम बताया गया है, और जो श्वेत वर्ण का होता है ये अधम बताया गया है। फिर रसेंद्र चूड़ामणि के हिसाब से देखा जाए तो 4 भेद हैं इसके, रक्तवर्ण, पीतवर्ण और श्वेतवर्ण तो हो ही है, और चौथा है इसमें कृष्ण वर्ण का। जो रक्त वर्ण का होता है ये शूक तुंड निभम, यानी कि शूक तुंड जो होता है उसकी, जैसे शूक तुंड जो होती है उसकी लाल रंग की होती है आगे से, उसके समान और ये किस लिए यूज होता है? धातु वारदात, यानी कि मेन काम इसका धातु का लिए यूज करते हैं इसको। पीत वर्ण का क्या होता है? शुग पिच, यानी कि जैसे कि उसकी पूछ होती है, कैसी होती है? पीत वर्ण की। तो यानी कि रसायनात, यानी कि रसायन कर्म में इसका यूज होगा। तीसरा है श्वेत वर्ण का, यानी कि खटिका काल, यानी कि लोहो मारनाथ हम इसको यूज करते हैं। फिर कृष्ण वर्ण का जो कि दुर्लभ होता है और जरा मृत्यु का नाश करता है। अब अगर वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो गंधक के जो है 2 भेद बताए गए हैं। कौन से हैं? एक आम्ला सार गंधक मिलता है हमें, और एक पिंड गंधक आज की डेट में। आम्ला सार गंधक जो होता है ये इंटरनल यूज के लिए हम यूज करते हैं, और जो पिंड गंधक होता है इसको हम एक्सटर्नल यूज के लिए हमें यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो गंधक है इसके विभिन्न प्रकार के भेद बताए गए हैं। ग्राह्य गंधक कैसी होनी चाहिए? जो आयुर्वेद प्रकाशकार हैं उनके हिसाब से ग्राह्य गंधक ऐसी होनी चाहिए। कैसी? सूख पिच समच्छाए, यानी कि जैसे कि सूख की पिच होती है, कैसी? पीतवर्ण की। नवनीत होना चाहिए, मक्खन की तरह होना चाहिए, समान समप्रभ होना चाहिए। मृषण यानी कि चिकना होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। श्रेष्ठ गंधक जो है वही मतलब बताया गया है, उचित बताया गया है। तो शुक पिच के समान पीत हरित वर्ण का आभा वाला, नवनीत के समान चिकना, कठिन, स्निग्ध जो गंधक होती है वही श्रेष्ठ है। यही ग्राह्य गंधक के लक्षण है। शोधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि खनिज रूप में हमें मिलता है, और ये दोनों रूपों में मिलता है, मुक्तावस्था में भी मिलता है और युक्तावस्था में भी। मुक्ता मतलब ऐसे ही, मतलब फ्री, खाली सल्फर भी मिलेगा, या फिर किसी के साथ कॉम्बिनेशन में भी मिलता है, जैसे कि हमने पहले भी हम पढ़ा है इसमें। अब है इसके बाद में गंधक।
तो क्या है, गंधक में शिला चूर्ण यानी कि जैसे बालू कंकड़ पत्थर जो है ये मिले हो सकते हैं, संख्या मिला हो सकता है, संख्या एक विष होता है, तो इसलिए इसके शोधन की आवश्यकता होती है। अब गंधक का शोधन कैसे करेंगे? गंधक के शोधन की एक विधि है। इसमें क्या करते हैं, जैसे गंधक है, गंधक के शोधन के लिए हमें घी की और दूध की जरूरत रहती है। तो जितना गंधक होता है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके की वो बताई गई है इसमें कितना गंधक और कितना क्या लेना है। तो आमतौर पर तो यही है कि हमें घी उतना लेना है जितने में गंधक डाल करके उसके अंदर गंधक पिघल जाए, लगभग समान मात्रा में ही ली जाती है, और दूध लगभग 4 गुना लिया जाता है। तो इसमें हम क्या करना है कि एक बर्तन में या पात्र में या कोई भी भगोना हो, उसमें दूध डाल करके जितना कि आधा करीब भर जाए या आधे से ज़्यादा तक हो जाए, फिर उसके ऊपर तारपीन का कपड़ा या महीन कपड़ा कोई बांध देते हैं। अब दूसरी तरफ क्या करना है, गंधक को किसी कढ़ाई में या कलछी में घी डाल करके उसके अंदर फिर गंधक डालते हैं और उस गंधक को पिघलाते हैं। जब गंधक पिघल जाती है तो उस पिघली हुई गंधक को जो भगोने पर बंधा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर हम डाल देते हैं। तो जो गंधक है उस कपड़े में से छन करके और घी भी छन करके कहाँ, नीचे भरे हुए जो पात्र होता है, दूध है, उसमें जा करके गिर जाती है। फिर उस गंधक को, फिर उसको तारपीन के कपड़े को हटा करके और उस गंधक को उस दूध में से निकाल करके अच्छी तरीके से उसको गर्म पानी से धो करके सुखा लेते हैं। फिर से उसी गंधक को हम घी में मतलब गरम करते हैं और फिर उससे उसको इसी सेम यही प्रक्रिया हम दोबारा करते हैं, लेकिन दूध जो है अब इस बार दूसरा दूध लेंगे, चेंज करेंगे दूध और घी भी। तो इस तरीके से यही प्रक्रिया 3 बार करने से जो गंधक होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसमें गोदुग्ध ले रहे हैं तो कहीं कहीं पर ये भी बताया गया है कि हम गोदुग्ध ना लेकर के भृंगरासोरस भी हम ले सकते हैं। अब क्योंकि भृंगरासोरस इजीली मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए प्रैक्टिकली हम देखा जाए तो गोदुग्ध ही इसमें लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से बताई गई है। ये एक तरफ इसमें पाउडर बना लिया गंधक का, घी में इसको भून रहे हैं इस तरीके से, और फिर जो है पिघल जाएगी गंधक, और इसके बाद दूध कपड़ा बांध दिया, फिर उसको उसमें पोर करना है, मतलब उड़ेलना है। इस तरीके से गंधक मिलेगी। इसको गर्म पानी से धुल करके सुखा करके फिर पाउडर बना करके सुरक्षित करके हम रख लेंगे। अब शुद्ध गंधक की मात्रा हम कितनी यूज़ करते हैं, इसकी मात्रा हम 1 से 8 रत्ती तक लेते हैं। गुणों की अगर बात की जाए तो ये रस में कटु है, तिक्त है, कसाय है, उष्णवीर्य होता है, और विपाक में भी ये मतलब इसी तरीके से रहता है। अब है कटु माना गया है, मतलब इसको गंधक कटु उष्ण कंडु त्वक विकारों में गंधक बहुत अच्छा काम करता है, बाह्य रूप में भी और आभ्यंतर प्रयोग से भी। तो इसी तरीके से कंडु, कुष्ठ, विसर्प, दद्रु का काम। इसके अलावा आभ्यंतर रूप से अगर दिया जाए तो ये दीपन पाचन का बहुत अच्छा काम करता है, आम पाचन करता है और अच्छा शोषक भी होता है। गंधक से संबंधित अगर गंधक ठीक तरह से शुद्ध नहीं हो पाती है और अशुद्ध रूप में ही हम गंधक का सेवन कर लें तो उसके विकार की शांति के लिए हम क्या करते हैं, हम गोघृत से युक्त जो गो दूध है, यानी कि गो दूध के अंदर गोघृत मिला करके उसको कुछ समय तक अगर पिया जाए तो गंधक से संबंधित जो विकार होते हैं वो शांत हो जाते हैं। गंधक सेवन के समय हमें क्या पथ्य लेना है? गंधक सेवन के समय हमें मांस, साग ये पथ्य के रूप में करना बहुत ही लाभदायक होता है। अपथ्य सेवन की बात करें तो अत्यधिक लवण, अम्ल, ये विदाही, मतलब इस तरीके का अधिक सवारी करना, ये सब मना किया है। अब देखिए, जो गंधक है, गंधक को हम खाली शुद्ध करके ऐसे ही यूज करते हैं। गंधक का ना मारन होता है और ना ही गंधक का सत्वपातन होता है। क्यों? क्योंकि गंधक की भस्म बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। गंधक खुद ही चूर्ण रूप में इतना प्रभावशाली है, अगर उसकी भस्म बनाएंगे तो वो भस्म जल करके नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा राख के सिवा। इसलिए गंधक की भस्म यानी कि मारन नहीं होता है। गंधक खुद ही सत्व रूप में होता है, गंधक में सिर्फ सल्फर ही होता है, इसलिए इसके सत्वपातन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्व रूप में हम इसमें क्या प्राप्त करेंगे, तो सत्व रूप में भी जल के नाश हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से न गंधक का मारन होता है और ना ही गंधक का सत्वपातन होता है।
अब क्या है, गंधक में क्या होता है, कभी कभी मतलब यूज करते हैं तो उसमें गंधक की गंध सी मतलब आती है, तो उस गंध नाशन के लिए हम क्या करते हैं, जितना शुद्ध गंधक होती है, जैसे कि 500 ग्राम है मान लिया, उसका 4 गुना, यानी कि जैसे कि 2 किलो दूध ले लिया, उसको क्या करना है, इनको आपस में मिला करके पकाते हैं, और पकाते पकाते जब मतलब खोए जैसा बन जाता है, और फिर उसमें क्या करना है, हमें सुवर्चला का स्वरस डाल करके पाक करना है। फिर इसके बाद में हमें त्रिफला क्वाथ को डाल करके पाक करना है। फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जो गंधक होता है ये गंधक से गंध रहित ये हो जाता है। तो इस तरीके से गंधक के गंधनाश का बताया गया है। अब है इसमें कुछ गंधक रसायन हम कैसे बनाता है। गंधक रसायन बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे शुद्ध गंधक है, शुद्ध गंधक में गोदुग्ध की 3 भावना देंगे, ठीक है, जैसे शुद्ध गंधक है इसके अंदर गोदुग्ध की 3 भावना देंगे। फिर उसके बाद में इसमें चतुर्जात, चतुर्जात क्या होता है, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची और नागकेसर, ये हो गया चतुर्जात, चतुर्जात की। फिर उसके बाद में त्रिफला यानी कि आंवली हरित की विभूति की ले सकते हैं। फिर गुड़ूची सोरस है, सौंठ, भंगरा सोरस और अदरक सोरस, मतलब ये चतुर्जात के द्रव्य हो गए, त्रिफला के द्रव्य हो गए, इसके अलावा गुड़ूची सोरस हो गया, फिर भृंगराज हो गया, गुड़ूची है तो गुड़ूची के गाय यानी कि भृंगराज हो गया, सौंठ हो गया, सौंठ है, और सौंठ से क्या है उसका जो मतलब आद्र रूप क्या है, आद्रक सोरस है, तो आद्रक सोरस, इन सब की क्या है, प्रत्येक की 8-8 भावना दे करके इस गंधक को सुखा करके रख लेते हैं। तो इस तरीके से जो ये जो भावित गंधक है, अब इसके अंदर यानी कि ये जो इन सबसे जो भावित ही है, किससे हुई है, दूध से भावित है, चतुर्जात से, त्रिफला से, भृंगराज सोरस से, गुड़ूची सोरस से, सौंठ से और अदरक से, 8-8 भावना दे करके अब इसके जो भावित गंधक है इसके अंदर समान मात्रा में यानी कि जितनी गंधक है उतनी ही शर्करा मिला करके उसको सुरक्षित करके रख लेते हैं। यही क्या है, गंधक रसायन है। ये जो गंधक रसायन होता है ये गुणों से भरपूर होता है। ये जो गंधक रसायन होता है ये कहाँ, धातु क्षय में, प्रमेय में, मंदाग्नि, शूल, उदर रोग और विभिन्न प्रकार के कुष्ठ और क्षय रोग का ये नाशन करने वाला होता है। इसके अलावा ये अग्नि दीपक होता है, बल्ले होता है, व्रणगण करने वाला भी ये होता है। और गंधक रसायन का उपयोग जो है देह संशोधन का क्या होता है, यानी कि वमन और विरेचन, इस सब में भी हम इसका वमन विरेचन कराने में भी हम गंधक रसायन है उसका यूज करते हैं। गंधक रसायन की मात्रा 1 कर्स बताई गई है, जबकि जो गंधक चूर्ण है उसकी मात्रा 1 से 8 रहती है वर्तमान में देखा जाए तो 1। अब गंधक द्रुति क्या होती है। गंधक द्रुति के लिए क्या करते हैं कि हम 1 हाथ लंबा चौड़ा एक कपड़ा ले लेते हैं और उस कपड़े पर क्या करना है, 16 भाग जितनी गंधक है उस गंधक का 16वां भाग यानी कि षोडशांश, यानी कि 1 भाग अगर गंधक है तो 1/16 भाग क्या लेंगे उसमें, त्रिकटु यानी कि सोठ मरीज पीपली। गंधक प्लस त्रिकटु मिला करके क्या करना है, इन दोनों के मिक्सचर को ये जो 1 हाथ लंबा चौड़ा कपड़ा है इसके ऊपर पूरी तरीके से फैला लेते हैं और फैला करके उसको जैसे रोल करते हैं ना, रोल बनाते हैं, तो उस तरीके से इसका रोल बना करके बत्ती जैसा बना लेते हैं। फिर क्या करना है, इसके फिर दोनों सिरों को आपस में मतलब दोनों जो रोल के जो दोनों सिरे हैं उसको पास में ला करके क्या करना है, उसको बांध देते हैं ऊपर से। फिर बांध करके उसको 3 घंटे तक किसी भी ये जो पूरा है इसको 3 घंटे तक किसी भी तिल तेल में डुबो करके इसको रख देते हैं। इसके बाद 3 घंटे तक भीगने के बाद में इसको किसी चिमटी की सहायता से या चिमटा जैसे होता है उसकी सहायता से या सटंसी हम इसे कहते हैं, सटंसी से भी पकड़ सकते हैं और एक सिरे पर क्या करना है, इसके आग लगा देते हैं और दूसरे सिरे को हम सटंसी से पकड़ करके जिस तरफ आग लगी हुई है उसको किसी मतलब बर्तन की तरफ हम किसी पात्र पर रख के मतलब ऊपर की तरफ लटकाए रखते हैं। तो ये जो जब आग लगती है तो जो बत्ती है उसमें से क्या है, बूंद बूंद करके जो द्रुति है वो टपकती है, मतलब बूंद बूंद टपकती रहती है। इसी को ही हम गंधक द्रुति कहते हैं। इस द्रुति को क्या कैसे सेवन करना है, इस द्रुति को क्या है, नागवल्ली पत्र पर डाल करके उसमें रस सिंदूर 1 वल है ना डाल करके क्या करना है, अंगुली से मिला करके रस सिंदूर सहित पान करने से अग्निदीपर, क्षय, पांडु, काश, सूल विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उसमें ये
बहुत ही फायदा करता है। तो इस तरीके से ही गंधक द्रुति बनाने की विधि बताई गई है। प्रमुख योगों में देखा जाए तो रस सिंधु तो सभी को पता है ही, जो एक कुपिपक्व रसायन होता है। लोह परपटी में भी गंधक पड़ता है। मोस्टली दवाइयों में गंधक पड़ता ही पड़ता है। जितनी भी मतलब रसौषधियाँ हैं 90% रसौषधियों में गंधक पड़ता ही है। लोह परपटी है, मकर ध्वज हो गया, रस परपटी हो गया, समीर पन्ना का रस हो गया। तो इस तरीके से ये गंधक के बहुत सारे योग, कजली में भी गंधक होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके गंधक के योग इसमें बताए गए हैं। तो थैंक यू। आज का टॉपिक ये गंधक इतना ही था। अब अगले टॉपिक में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।